गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर था जो न्यू किंग्स एंड किंगडम वो स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट किंग्स थे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो पढ़ लिए थे। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो मेडिवल पीरियड है 750 AD टू 1200 AD उस समय क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। अब हम देखते हैं कल्चरल डेवलपमेंट कि जो हमारे सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें कैसे प्रोग्रेस हुआ, कैसे विकास हुआ, वो देखेंगे। द न्यू रीजनल किंगडम्स led to the emergence of new regional cultural zones such as Bengal and Odisha in north, Gujarat and Maharashtra in central India, as well as Andhra, Karnataka and Tamil Nadu in the south. अब क्या है कि नए रीजनल किंगडम्स का उदय हुआ, यानी नए नए जो राज्य थे वो देखने में आए और उन राज्यों के जो कल्चर थे, है ना, जो उनकी संस्कृति है, उनके भी अलग अलग जोन्स बने, जैसे बंगाल और उड़ीसा इन नॉर्थ गुजरात, है ना, और महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में, और आंध्र और कर्नाटका तमिलनाडु वो साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर भी हमें कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। The literary work in the regional languages were often composed under the patronage of the new regional rulers. लिटरेरी वर्क्स यानी जो लिखित रूप में काम किया गया, यानी जो लिटरेचर लिखा गया वो रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया, और ज़्यादातर इसको किसने लिखा है, जो न्यू रीजनल रूलर्स थे, यानी उस क्षेत्र के जो शासक थे उनके अंडर में वो लिखा गया। फेमस वर्क कंपोज्ड इन द रीजनल लैंग्वेज अराउंड दिस टाइम, और हर रीजनल लैंग्वेज में एक फेमस कंपोजिशन हुआ है, यानी कि लिटरेरी वर्क हुआ है। अराउंड दिस टाइम अंडर द चोलास वॉज द तमिल वर्जन ऑफ द रामायण, यानी इस टाइम पर जो रीजनल लैंग्वेज थी और जो चोल राजा थे उनके अंडर में तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज थे उसमें, रामायण जो कि तमिल में लिखी गई है, तमिल वर्जन में, कंपोज्ड बाय कंबन, और उसको किसने कंपोज किया, कंबन ने। इसी तरह से कर्नाटक पंपा हु इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ कन्नड़, पंपा जो कि कन्नड़ लिटरेचर के सबसे बड़े महान रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने विक्रमार्जुन विजय लिखी। नॉन पॉपुलर एज पंपा भारत, और जो किस नाम से प्रसिद्ध है, पंपा भारत के नाम से। कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, ये कन्नड़ में। इन आंध्र रीजन, और आंध्र प्रदेश में नैनी ही ट्रांसलेटेड सम पोर्शन ऑफ महाभारत इन तेलुगु, नैनिया ने महाभारत को का कुछ भाग है वो तेलुगु में ट्रांसलेट किया। इट वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाय पोर्ट तिकन्ना इन द 13th सेंचुरी, और इस महाभारत को कंप्लीट किया पोएट तिकन्ना ने 13th सेंचुरी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो लिटरेचर था वो हमारे कन्नड़ में लिखा गया, तमिल में लिखा गया, है ना। तो भारत की बहुत से जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन भी किया गया। However, Sanskrit still remained a position of importance among the elites as a language of learning. लेकिन अभी भी जो संस्कृत थी वो उसने अपनी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन बनाई हुई थी, किनके बीच में, जो एलाइट्स होते हैं, जो लोग उन्हें जो संस्कृत लैंग्वेज के जानकार हैं, जिन्हें हम अभिजात वर्ग बोलते हैं, संस्कृत के जो ज्ञाता हैं, उनके बीच वो अभी भी संस्कृत सीखने को लेकर अपनी स्थिति बरकरार करे हुए थे, यानी अभी भी लोग संस्कृत सीखना चाहते थे। इम्पोर्टेंट वर्क्स कंपोज इन संस्कृत अराउंड दिस पीरियड वर द कथा सरिता सागर, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। इस बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हुआ संस्कृत में वो था कथा सरिता सागर। इसमें क्या है, बहुत सी स्टोरीज़ का ये कलेक्शन है। द राजतरंगिनी, राजतरंगिनी में क्या है, एक विविध अकाउंट्स है, यानी राजाओं के अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं, यानी अलग अलग राजाओं के बारे में बताया गया है। और ये राजतरंगिनी को किसने लिखा था, कलहन ने लिखा था। इसके बाद आता है गीत गोविंद। ये क्या है, पीस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। ये क्या है, डिवोशनल लिटरेचर यानी एक भक्तिमय साहित्य जिसे हम कह सकते हैं, और जिसकी थीम है लव, और वो लव किसके बीच में था, राधा और कृष्ण के बीच में, जिसे हम पवित्र प्रेम कहते हैं वो। और इसको गीत गोविंद को किसने लिखा था, जयदेव ने।
कहाँ लिखा था? बंगाल में पाल राजाओं के अंडर में, यानी जब पाल राजाओं का शासन था तब ये लिखे गए थे। Another activity that received royal patronage was that of temple building। और यानी जो मेडिवल पीरियड था इसमें जो शासक थे उनके संरक्षण में ही मंदिरों का निर्माण किया गया। ये एक दूसरी एक्टिविटी थी। यानी पहले देखिए हमारे लिटरेरी सोर्सेज यानी लिटरेचर लिखे गए, है ना, और उसके बाद अब क्या आते हैं? बिल्डिंग्स आते हैं। तो कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई गई? मेनली जो 3 टाइप्स के जो टेम्पल्स थे उनके आर्किटेक्चर बनाए गए और इनको हम नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वसरा स्टाइल कहते हैं। ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स features of the Nagra style of temples was the lofty tower or spire called the शिखरा। इस नागरा स्टाइल के जो टेम्पल हैं उनके सबसे मेन फीचर्स क्या थे कि उसमें गुंबद, आप देखते होंगे कि कब जब कोई मंदिर है उसमें आपने को गुंबद, है ना, एक लॉफ्टी टावर यानी गुंबद बने होते हैं और जो शिखर होते हैं यानी सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। और ये जो टेम्पल्स थे इनके स्टाइल्स वर स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये भारत के उत्तर भारत के लार्ज पार्ट में ये फैले हुए हैं ये स्टाइल्स, यानी नॉर्थ इंडिया में इस टाइप के बहुत से टेम्पल्स बिल्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल इंडिया। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में और उड़ीसा में भी ये नागरा स्टाइल के टेम्पल बने हुए हैं। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल आर, यानी नागरा स्टाइल में जो टेम्पल बने हुए हैं उनके नाम क्या क्या है? लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल जो कोणार्क में है यानी उड़ीसा में है ना, भुवनेश्वर भी ये उड़ीसा में ही है, एंड द कदरिया महादेव टेम्पल जो कि चंदेल राजाओं ने खजुराहो में बनवाए थे। तो ये जो टेम्पल हैं लिंगराज, सन टेम्पल और ये कंदरिया महादेव टेम्पल, ये सारे नागरा स्टाइल में बने हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है जो टेम्पल बने हैं वो है द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर में। ये कहाँ पाए जाते हैं? द्रविड़ स्टाइल के ज़्यादातर साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में। इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके, इन मंदिरों के, इन टेम्पल्स के, वो क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पर मंदिर में मूर्ति रखी जाती हैं किसी भी देवी देवताओं की, उसको हम गर्भगृह कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है गर्भगृह, विमानास, मंडप एंड द गोपुराम। गोपुराम होते हैं जो वहाँ के एंट्रेंस गेट होते हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अब क्या है? द विमानास। The Vimanas were the various storage building at the top of गर्भगृह। जो विमान्स होते हैं वो वेरियस स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं एट द टॉप, गर्भगृह के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। जो मंडप होता है वो हॉल जो होता है मंदिर का उसे मंडप कहते हैं। और ये बहुत ही न्यूमरस कार्व पिलर से बने हुए होते हैं, यानी अलग अलग तरह के स्टाइलिश जो खंबे होते हैं वो उसमें उस मंडप में लगे हुए होते हैं। और प्लेस बिफोर द गर्भगृह, यानी गर्भगृह से पहले का जो प्लेस होता है वहाँ पे ये मंडप स्थापित कर दिया जाता है। अब क्या है? द गोपुराम वर द लॉफ्टी गेट्स अलोंग द हाई वॉल्स दैट एनक्लोज द एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। गोपुराम होते हैं, लॉफ्टी गेट्स होते हैं, है ना, एक गुंबद या स्टाइल के, जिसे हम बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, इस तरह के होते हैं ये। और ये किससे होते हैं? एनक्लोज द एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और ये जो गेट होते हैं ये पूरे टेम्पल को क्लोज कर, मतलब एक तरह से बंद करके रखते हैं। यानी ये एंट्रेंस गेट होता है, यानी जो कोई भी जाता है मंदिर के अंदर तो इन्हीं गोपुराम से होकर जाता है। एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल इज़ द बृहदेश्वर टेम्पल। यानी जो द्रविड़ स्टाइल में जो टेम्पल है बना है उसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। और ये चाल राजाओं ने बनवाया था। चोल राजा जो थे वो राजा राज तंजोर, ठीक है, तंजोर में बनवाया गया चोल राजाओं ने। और जो चोल राजा था उसका नाम क्या था? राजा राज। दी वसरा टेम्पल आर रिप्रेजेंटेड अ मिक्स स्टाइल। और वसरा जो टेम्पल हैं उसमें नागरा और द्रविड़ दोनों स्टाइल मिक्स किए गए हैं, तो उसको हम वसरा स्टाइल बोलते हैं।
दीज वर मोस्टली बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द चालुक्य। और इन मंदिरों को जो बनवाया गया वो कौन से राजाओं के अंडर में बनवाया गया? चालुक्य राजाओं में, जो कहाँ पे पाया जाता है? पडलकाल नियर बादामी, यानी कर्नाटक के पास पाए जाते हैं। देयर वॉज ऑल्सो ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ मेकिंग स्कल्पचर्स। तो इसमें क्या है? ग्रेट इम्प्रूवमेंट भी हुआ। स्कल्पचर्स यानी जो वास्तु कला है उसमें इस समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए। एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चोल आर्टिस्ट इन दिस रिस्पेक्ट वाज ब्रोंज इमेज ऑफ नटराज। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? जो नटराज की ब्रॉन्ज इमेज है। चोल आर्टिस्टों ने जो नटराज की ब्रॉन्ज इमेज बनवाई थी वो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिस इमेज रिप्रेजेंट शिव इन हिज कॉस्मिक डांस। इस नटराज में क्या है कि जो शिव हैं वो अपनी किस मुद्रा में है? डांस की मुद्रा में। एंड अनमेच्ड इन देयर रिदम एंड बैलेंस। और उसमें क्या है? अनमैच्ड है रिदम से और उनके बैलेंस, यानी कि जो हम कहते हैं जब रुद्र रूप जो होता है, ठीक है, तो उसमें इस नटराज स्टाइल में बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से इनका साउथ ईस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।